दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसकी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है वो चल रहा है और उसमें अपन ने श्रृंखला विक्रिया, यूरेनियम का संवर्धन, नाभिकीय विखंडन, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। प्राकृतिक यूरेनियम के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक जो यूरेनियम है वो जैसे 235 इसकी जो अमेंडमेंट है यानी जो पैदा होता है ये नेचर में वो 0.7% है और यूरेनियम 238 है वो दोस्तों 99.3% है। जबकि यूरेनियम 235 को अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में यदि यूज करते हैं तो इनको अपन तापीय न्यूट्रॉनों से तोड़ सकते हैं, जबकि यूरेनियम 238 को अपन तापीय न्यूट्रॉनों से नहीं तोड़ सकते यानी इनका अपन डिसइंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इन यूरेनियम 238 को तोड़ने के लिए अपन को जो न्यूट्रॉन है उनकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो लेकिन एनर्जी लाएं कहाँ से? तो अपन ने क्या सोचा कि भाई इनको अपन क्या कर लें, संवर्ध कर लें। क्या कर लें? इनको संवर्ध कर दें, जिसको अपन ने क्या कहा था, संवर्धित यूरेनियम। और जैसे ही अपन ने संवर्धित यूरेनियम का किया था तो यूरेनियम 235 की जो प्रतिशतता है वो 3% आ गई थी कि 3% तो यूरेनियम ये प्राप्त हो जाएगा और 97% क्या हो जाएगा, अपने पास में यूरेनियम 238 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, संवर्धित यूरेनियम। इतनी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात है द्वितीयक न्यूट्रॉनों की हानि, कि जो श्रृंखला विक्रिया में द्वितीयक जो न्यूट्रॉन है, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की हानि वो किस हिसाब से हो सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में भी हो सकते हैं द्वितीयक न्यूट्रॉनों की हानि, या अब इसमें दो तरह से हो सकती है। एक तो क्या हो जाए, निकाय से न्यूट्रॉन का क्षरण हो जाए। कहने का मतलब पूरी प्रोसेस में न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी फास्ट हो जाए कि न्यूट्रॉन सिस्टम को ही क्या हो जाए, छोड़ जाए। या यूरेनियम 238 तो बहुत सारी मात्रा में है वहाँ पे, तो यूरेनियम 238 जो है वो टूट तो पाएगा नहीं, किससे, उस यूरेनियम से जो द्वितीयक न्यूट्रॉन उसके अंदर है, भट्टी के अंदर या चैन रिएक्शन के अंदर, तो उससे यूरेनियम 238 टूट तो पाएगा नहीं। तो यूरेनियम 238 क्या कर लेगा, उनको कैप्चर कर लेगा यानी उनको अवशोषित कर लेगा। तो ये दो प्रकार के तरीके हैं जहां से क्या हो सकता है दोस्तों, न्यूट्रॉन, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो एक तो अपन लिखते हैं निकाय में क्या हो सकती है, निकाय से न्यूट्रॉन का क्षरण, निकाय से न्यूट्रॉनों का क्षरण। एक तो क्या हो सकता है दोस्तों, निकाय से न्यूट्रॉनों का क्षरण। और इसमें अपन क्या कहें कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण कुछ न्यूट्रॉन निकाय को, कुछ न्यूट्रॉन तंत्र से बाहर निकल जाते हैं। क्या तंत्र से ही बाहर निकल जाते हैं, तो न्यूट्रॉनों की कमी हो जाती है। और दूसरा क्या है, यूरेनियम 238 द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण, भाई ये यूरेनियम 238 तो होता ही है इसके साथ में, यूरेनियम 235 के साथ में। तो ये अपन क्या कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 जो कि उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उच्च गतिज ऊर्जा के, ऐसे लिखेंगे, जो कि उच्च गतिज ऊर्जा के द्वितीयक न्यूट्रॉनों उच्च गतिज ऊर्जा के द्वितीयक न्यूट्रॉनों से विखंडित नहीं होता, है। यह है कुछ द्वितीयक न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेगा तो द्वितीयक न्यूट्रॉनों की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये हानि हो सकती है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि दोस्तों जो तापीय न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है,
तापीय जो न्यूट्रॉन होते हैं उससे यूरेनियम 235 टूट सकता है, विखंडित हो सकता है। तो जो तापीय जो न्यूट्रॉन है उसमें एनर्जी का जो ऑर्डर होता है दोस्तों वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तापीय न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कमरे, तापीय न्यूट्रॉन का मतलब है कमरे के ताप पर जो एनर्जी न्यूट्रॉन के पास में है उसे अपन क्या कहेंगे, तापीय न्यूट्रॉन कहेंगे। और यूरेनियम 238 को तोड़ना है तो अपन को उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन चाहिए जो साधारण तरीके से अपन नहीं बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे मतलब परमाणु भट्टी हो चाहे श्रृंखला नाभिकीय विक्रिया हो, उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जो द्वितीयक न्यूट्रॉन हो रहे हैं श्रृंखला विक्रिया में, अपन ने बताया कि एक न्यूट्रॉन के इंसिडेंट होने से 3 मिल रहे हैं, फिर 3 के फिर 9 मिल रहे हैं एंड सोन, उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उनमें क्या होने लगती है दोस्तों, कमी होने लगती है। अब देखो दूसरा एक वर्ड आता है क्रांतिक आकार। क्या आता है, क्रांतिक आकार। क्रांतिक आकार, क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज किसकी, यूरेनियम जो ईंधन है उसकी। इसका मतलब क्या है, संवर्धित यूरेनियम, जो अपन ने यूरेनियम जो मिल नहीं रहा था, जो 0.7% जो यूरेनियम था उसको अपन ने क्या कर दिया, संवर्धित कर दिया। उसको क्या कर दिया अपन ने, मॉडरेट, और उसकी जो अबंडमेंट था उसका जो अनुपात था वो 3% हो गया। तो जो संवर्धित यूरेनियम है तो इसमें क्या लिखें, संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम के नमूने में श्रृंखला विक्रिया, यूरेनियम के नमूने में श्रृंखला विक्रिया को बनाए रखने के लिए, श्रृंखला विक्रिया को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, ये जरूरी है कि हानि होने वाले न्यूट्रॉन, हानि कैसे हो रही है न्यूट्रॉन की, या तो उच्च ऊर्जा की गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉन तंत्र को छोड़ के चले जाए या यूरेनियम 238 अवशोषित कर ले। तो इस क्रांतिक आकार का मतलब है कि श्रृंखला विक्रिया को बनाए रखने के लिए जो संवर्धित यूरेनियम है उससे जो द्वितीयक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उनमें हानि जो हो रही है, उनकी हानि उनके उत्पन्न होने से कम होनी चाहिए। और कम होने के लिए, ऐसा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम का जो आकार है उसको एक निश्चित आकार का बनाना पड़ेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्रांतिक आकार कहते हैं, क्रिटिकल साइज ऑफ द यूरेनियम पार्टिकल्स। तो यह जरूरी है कि हानि होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या उत्पन्न होने वाले, विखंडन से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, विखंडन से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या से कम हो, यानी लॉस कम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए खास बात क्या है, इसके लिए यूरेनियम के टुकड़े का आकार, इसके लिए यूरेनियम के टुकड़े का आकार जिसे क्रांतिक आकार कहते हैं, आकार कहते हैं, के बराबर या अधिक होना चाहिए, के बराबर या अधिक होना चाहिए, के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्रांतिक आकार, क्रिटिकल साइज ऑफ द न्यूट्रॉन। कि जो क्षरण हो रहा है, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की जो हानि हो रही है, उनकी हानि विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होनी चाहिए, वरना तो हानि यदि ज़्यादा हो जाएगी तो लास्ट में क्या है, रिएक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कहने का मतलब इंसिडेंट पार्टिकल रहेंगे नहीं, यूरेनियम को तोड़ने वाले पार्टिकल ही नहीं रहेंगे, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ही नहीं रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इस पर वेरी इंपॉर्टेंट है पुनः उत्पादन गुणांक, पुनः उत्पादन गुणांक, या इसको
रिप्रोडक्शन फैक्टर या पुनरुत्पादन, अपने 12वीं क्लास में भी है ये, पुनः उत्पादन या पुनरुत्पादन ऐसे बोला जाता है इसको, पुनरुत्पादन गुणांक, ठीक है, के से इसको डिनोट करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन फैक्टर, के से इसको डिनोट किया जाता है। होता क्या है, के बराबर न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर, न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर बटे न्यूट्रॉन के ह्रास की दर, न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर और बटे न्यूट्रॉन के ह्रास की दर। या अपन ये भी कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की संख्या बटे पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों के उत्पन्न होने की संख्या का अनुपात, इसे अपन क्या कहते हैं, ये कहते हैं। इसमें 3 केस हो सकते हैं। 3 कैसे कैसे, जब मान लो दोनों बराबर हो तो के बराबर 1 हो सकता है, ऊपर वाला ज्यादा हो तो के इज ग्रेटर देन ज्यादा हो सकता है, और नीचे वाला ज्यादा हो तो के इज लेस देन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यदि अपन बोल लें कि जो प्रयुक्त यूरेनियम है इसमें क्रांतिक आकार का हो, या अपन लिखें प्रयुक्त यूरेनियम क्रांतिक आकार का हो, क्रिटिकल आकार का हो, क्रांतिक आकार का हो, तो के की वैल्यू हमेशा कितनी बनी रहती है, 1, यानी जितने का उत्पादन होता है उतने ही ह्रास हो जाती है, ठीक है। तथा श्रृंखला अभिक्रिया स्थायी रहेगी, चलती रहेगी, स्थायी रहेगी, अपने कंट्रोल में रहेगी, श्रृंखला अभिक्रिया स्थायी रहेगी, या नियत दर से चलती रहेगी, कोई रोक टोक नहीं आएगा, नियत दर से चलती रहेगी। और ऐसा किस में होता है दोस्तों, नाभिकीय भट्टी में। किस में होता है, नाभिकीय भट्टी में जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसके लिए नियत होती है, नियत दर से चलती रहती है, और उसके लिए पुनरुत्पादन गुणांक का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। सेकंड, प्रयुक्त यूरेनियम अतिक्रांतिक, ये तो किसका है, क्रांतिक आकार का। और अब क्या है भाई, अतिक्रांतिक है तो के इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्यादा हो जाएगी। अर्थात तथा श्रृंखला अभिक्रिया यदि होती, इतना हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया त्वरित, अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया त्वरित दर से चलेगी, श्रृंखला अभिक्रिया त्वरित दर से चलेगी, जिससे अत्यल्प समय में ही, जिससे अत्यल्प समय में या कम समय में ही विस्फोट हो सकता है। अत्यल्प समय में क्या हो सकता है दोस्तों, विस्फोट हो सकता है, यानी श्रृंखला अभिक्रिया अपने कंट्रोल में नहीं है, यानी इसे अपन क्या कहेंगे, अनियंत्रित। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और इसमें जो अभिक्रिया है इसे अपन क्या कहेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। और इसे अपन क्या कहें, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल अपने पास में क्या है, परमाणु बम। क्या है दोस्तों, परमाणु बम इसका एग्जाम्पल है। और यदि अपने पास में जो यूरेनियम है, ये 2 हो गया, और तीसरा केस क्या है, यूरेनियम जो अपने पास में है वो क्या है, प्रयुक्त यूरेनियम, प्रयुक्त यूरेनियम उपक्रांतिक है, उपक्रांतिक। उपक्रांति का मतलब क्रांतिक से भी छोटा, उपक्रांतिक है, या प्रयुक्त यूरेनियम का आकार क्या है दोस्तों, उपक्रांतिक है। ध्यान से लिखेंगे इसको, उपक्रांतिक, उपक्रांतिक है,
तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, और यहाँ किसी भी प्रकार की होगा तथा श्रृंखला विक्रिया होगी ही नहीं, श्रृंखला विक्रिया तथा श्रृंखला विक्रिया मंदित होकर कुछ देर में रुक जाएगी। श्रृंखला विक्रिया मंदित होकर कुछ देर में रुक जाएगी। श्रृंखला विक्रिया कुछ मंदित होकर कुछ देर में क्या हो जाती है, मंदित हो जाती है। समझ में आ गया? क्रांति का आकार समझ में आ गया कि भाई क्या है, एक निश्चित आकार का होता है जिससे जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या नहीं हो जाए, कम ना हो जाए। और फिर पुनरुत्पादन गुणांक, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि K बराबर 1 किसके लिए है, 12वीं की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो अपने पूरा का पूरा सिलेबस में है, फर्स्ट ग्रेड में, बिल्कुल इसके नाम से ही दिया हुआ है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बोल दो या न्यूक्लियर पाइल बोल दो, एक ही बात है। पाइल इसलिए बोलते हैं कि पाइल ऐसी होती है तो एक बार इसको स्टार्ट करने की जरूरत होती है, उसके बाद में क्या है, ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पाइल बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, तो नाभिकीय भट्टी के प्रमुख भाग, सबसे पहला प्रमुख भाग क्या है दोस्तों, ईंधन। कि नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं, तो ईंधन के रूप में या तो यूरेनियम 235 या तो यूरेनियम 235, लेकिन यूरेनियम 235 तो कितना परसेंट है, 7% है, तो या क्या यूज करते हैं, प्लूटोनियम Pu 239, या तो क्या यूज, सामान्यतः ईंधन क्या है, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ठीक है, और प्लूटोनियम, इसमें प्लूटोनियम 239 सबसे अच्छा ईंधन है। क्या है, सबसे अच्छा ईंधन है, परंतु बट प्लूटोनियम 239 प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः अधिकतर भट्टियों में यूरेनियम 235 ही प्रयुक्त किया जाता है। अतः अधिकतर भट्टियों में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मंदक, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दोस्तों वो क्या है, मंदक। मंदक का मतलब क्या है कि जैसे ही रिएक्शन को अपन ने एक बार स्टार्ट किया, यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की अपन ने बौछार कर दी, तो 3 न्यूट्रॉन, फिर वो तीन यूरेनियम के टुकड़ों को और तोड़ सकते हैं श्रृंखला विक्रिया में, तो वो फिर 9 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड यदि ज़्यादा हो जाती है तो उनको स्पीड को अपन क्या करते हैं, कम करते हैं। स्पीड को क्या करते हैं, मंदक के द्वारा स्पीड को कम किया जाता है। तो मंदक सेकंड है, मंदक। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, तीव्रगामी द्वितीयक न्यूट्रॉनों को, यही हुआ ना मंदक, तीव्रगामी द्वितीयक न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए, कि उनकी गतिज ऊर्जा कम रहे, ताकि वो या तो तंत्र को ना छोड़े या यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित नहीं हो। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम 235 ये तीव्रगामी जो है द्वितीयक न्यूट्रॉन, अपन को तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि अपन यूज क्या कर रहे हैं, यूरेनियम 235, और यूरेनियम 235 तो मंदित न्यूट्रॉनों से ही क्या हो सकते हैं,
टूट सकते हैं, क्योंकि इनको उनकी एनर्जी कितनी है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी से ही जब ये टूट रहा है तो अपन को तो ये तीव्रगामी फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए नहीं, फालतू में कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे, परमाणु भट्टी को तोड़ देंगे, विस्फोट हो कर देंगे, अनियंत्रित हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, तीव्रगामी द्वितीयक न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, या मंदित करते हैं, मंदित करना होता है, ऐसे अपन लिख देते हैं, मंदित करना होता है। क्यों? क्योंकि अपन को तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए नहीं, क्योंकि अपने पास में तो ईंधन क्या है, यूरेनियम 235 है, और यूरेनियम 235 तो तापीय न्यूट्रॉनों से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बेचारा। ठीक है, तो अपन को ये चाहिए नहीं, तो इसके लिए मंदक का नाभिक हल्का होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें दूसरी क्या खास बात है, मंदक का नाभिक हल्का होना चाहिए। मंदक में क्या गुण होना चाहिए कि उसका नाभिक क्या होना चाहिए दोस्तों, हल्का होना चाहिए। तथा यह है, खास बात क्या है, न्यूट्रॉनों का अवशोषक भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषक नहीं होना चाहिए, ये खास बात होनी चाहिए। और ये खास बात किस में है, एग्जाम्पल है D2O। D2O का मतलब है दोस्तों ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसे अपन क्या कहते हैं, भारी पानी। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20। इसकी द्रव्यमान संख्या या अणुभार कितना होता है, 20 ग्राम। भाई D2 का मतलब, जैसे ड्यूटेरियम कितना होता है 1H2, तो दो हैं तो 4 और 16 इसका, तो 16 और 4 कितना हो गया 20। ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या खास बात होनी चाहिए कि एक तो खास बात क्या होनी चाहिए कि नाभिक उसका हल्का होना चाहिए, दूसरा उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित खा नहीं जाए। क्या होना चाहिए, एकदम ईमानदारी से वो पेश आना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो भाग है दोस्तों वो नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, ठीक है। नियंत्रक छड़ों का मतलब क्या है कि अपन ने यूरेनियम 235 डाल दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, मंदक भी अपन ने डाल दिया, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन इतनी फास्ट मतलब क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं कि मंदक से उनकी पार नहीं पड़ रही। तो पार नहीं पड़ रही है तो अपन को रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इनको अवशोषित करवाना पड़ेगा, कि तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन के नियंत्रक छड़ों का मतलब है कि इनमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तीव्रगामी न्यूट्रॉन जो पैदा हो रहे हैं उनको नियंत्रित अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को किसी भी स्तर पर क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो इनमें क्या यूज किया जाता है, याद रखना आपको, बोरोन तथा कैडमियम, बोरोन तथा कैडमियम की छड़ों को प्रयुक्त किया जाता है। बोरोन तथा कैडमियम की छड़ों को नियंत्रक छड़ों के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि बोरोन तथा कैडमियम है वो न्यूट्रॉनों के सबसे अच्छे अवशोषक हैं। ध्यान अपन रखोगे। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है दोस्तों, शीतलक। कि भाई जब इतनी एनर्जी विखंडन हो रहा है, तो आपने कल भी मैंने क्लास में पढ़ाया था कि एक यूरेनियम का विखंडन होने में, या 1 ग्राम परमाणु या अणु यूरेनियम का विखंडित जब होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सारे यूरेनियम, तो इसमें तो परमाणु भट्टी में तो बहुत सारे यूरेनियम होगा। तो जब इतनी एनर्जी होती है तो उसके आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, बहुत गर्म। ठीक है, और अपन को तो वहां से एनर्जी को क्या करना है, बाहर भी निकालना है, जिसको अपन काम में लेना है। तो उसको एनर्जी को ठंडा करने के लिए, ठीक है, हाँ, तो शीतलक का मतलब वह पदार्थ जो उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है
उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है एवं ऊर्जा को अन्य कार्य में प्रयुक्त करने के लिए पानी को स्थानांतरित करता है, या ऊर्जा को अन्य कार्य में लेने के लिए पानी को स्थानांतरित करता है। लेने के लिए क्या करता है? पानी को स्थानांतरित करता है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या प्रयोग लेते हैं? उच्च दाब पर पानी, साधारण पानी, उच्च दाब पर पानी, ठीक है, शीतलक के रूप में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है तो अपना साधारण पानी, ठीक है, उच्च दाब है या निम्न दाब लिखा हो तो उच्च दाब पर, और किसका? साधारण पानी। और यहाँ जो पानी प्रयुक्त होता है दोस्तों वो क्या है? H2O। और यहाँ जो पानी होता है कौन सा? मंदक के रूप में, वो क्या है? D2O पानी होता है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्या है? नाभिकीय भट्टी। ठीक है, और पूरी इस नाभिकीय भट्टी का जो आवरण है दोस्तों वो बहुत मोटी मोटी दीवारों से बना होता है, बहुत ही मोटी मोटी दीवारों से बना होता है, ताकि इसमें से जब यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं और सारे रेडिएशन भी निकल सकते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? परिरक्षण की बहुत मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों से बना होता है। सारी की सारी रिएक्शन इसके अंदर होती है। ये कैडमियम की छड़ें होती हैं, नहीं सॉरी, ये छड़ें होती हैं जिसमें क्या भरा होता है? यूरेनियम, और इनके बीच में कैडमियम की छड़ें ऐसे बाहर निकली होती हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन ऐसे इसके अंदर चलती रहती है। जैसे इसको करना हो तो इसको बाहर से अपन पैरों से दबा देते हैं, जिसके कारण ये बंद हो जाती है। तो पूरे नाभिकीय भट्टी के पूरे आवरण को दोस्तों अपन किस में रखते हैं? कंक्रीट से चारों तरफ की दीवारें बहुत मोटी मोटी बनी होती हैं, और उसको कहाँ रखा जाता है? कंक्रीट की दीवारों में रखा जाता है। तो ये क्या थी? नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या थी? न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है दोस्तों, एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी होता है। वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब है परमाणु भट्टी जिसमें ऊर्जा के साथ साथ ताजा विखंडनीय योग्य ईंधन प्लूटोनियम 239 उत्पन्न होता है। ताजा विखंडनीय पदार्थ, अपन ने अभी पूछा कि सबसे अच्छा जो पदार्थ है परमाणु भट्टी के लिए वो क्या है? प्लूटोनियम 239। लेकिन ये तो मिलता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट मिलना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक भट्टी और होती है जो इसको भी उत्पन्न करता है, उसको अपन बोलते हैं तीव्र परजनक रिएक्टर। तीव्र परजनक रिएक्टर क्या बोलते हैं उसको? तीव्र परजनक रिएक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीव्र परजनक रिएक्टर बोला जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है? परमाणु भट्टी। ये क्या होता है? परमाणु भट्टी जिसमें ऊर्जा के साथ साथ दो काम करती है। ऊर्जा के साथ साथ ताजा विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 उत्पन्न होता है। प्लूटोनियम 239 क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्या काम में लेते हैं? प्लूटोनियम 239 काम में ये उत्पन्न यहाँ से अपन बनाते हैं, और उसको अपन क्या कहते हैं? तीव्र परजनक रिएक्टर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तीव्र परजनक रिएक्टर बोला जाता है। कि इस रिएक्टर के माध्यम से अपन ताजा प्लूटोनियम 239 को अपन काम में ले लेते हैं, और इसमें जो ईंधन के रूप में अपन भरते हैं, ईंधन के रूप में, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक यूरेनियम। क्या यूज में लेते हैं अपन? नेचुरल यूरेनियम जो प्राप्त हो रहा है उसको अपन काम में लेते हैं। क्या होती है उसमें? देखो रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे अपने उसमें नहीं है ये, लेकिन रिएक्शन क्या होती है कि 92 यूरेनियम 238 कहां से इंसिडेंट?
न्यूट्रॉन से इंसिडेंट होता है, तो वैसे तो ये टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, 92 यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां से इसमें से क्या निकलता है दोस्तों, 2 बीटा माइनस पार्टिकल। तो बीटा माइनस का मतलब क्या है भाई, बीटा माइनस का मतलब है -1E0, यानी 2 कम हो गए, तो ये क्या बन गया भाई 90, 2 बढ़ेंगे तो 94, ठीक है। और 94 बन के बाद में Pu प्लूटोनियम 239, और ये अपनी भट्टी जो इसके लिए क्या है, उत्तम विखंडनीय, क्या है दोस्तों, उत्तम विखंडनीय ईंधन है। किसके लिए, परमाणु भट्टी के लिए। किसके लिए है, अपनी जस्ट इससे पहले वाली परमाणु भट्टी है उसके लिए है। और तीव्र प्रजनक रिएक्टर में ये रिएक्शन अपन करवाते हैं, ठीक है। इसमें आप ये बोल सकते हो कि यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न द्वितीयक न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है दोस्तों वो कौन सा है, द्वितीयक न्यूट्रॉन है, ठीक है। जो मंदित, जो स्टार्टिंग में जो अपन ने न्यूट्रॉन लिया था उससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अपन ये द्वितीयक न्यूट्रॉन कहां से प्राप्त हो रहा है, यूरेनियम 235 के विखंडन से। इन पे किसकी उच्च बौछार हो रही है, तापीय न्यूट्रॉनों की, बहुत ध्यान से, तापीय न्यूट्रॉनों की 0n1 की। यानी यूरेनियम 235 पर किसकी बौछार हो रही है, यूरेनियम 235 पर तापीय न्यूट्रॉनों की बौछार हो रही है, जिससे इससे न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। कौन से न्यूट्रॉन, द्वितीयक न्यूट्रॉन, इससे द्वितीयक न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। और ये द्वितीयक न्यूट्रॉन कहाँ किस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये द्वितीयक न्यूट्रॉन, ये 0n1 क्या है दोस्तों, ये द्वितीयक न्यूट्रॉन है, उसको अपन ने कहाँ काम में लिया, 92 यूरेनियम 238 पर। तो अपन कह सकते हैं कि यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त कौन से द्वितीयक न्यूट्रॉन कहाँ पर, यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित। ये क्या कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है और ये नाभिक बना लेता है, अवशोषित करके यूरेनियम 239 में बदल जाता है। और यूरेनियम 239 2 बीटा माइनस, बीटा माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन 6 के पश्चात, 2 बीटा माइनस 6 के पश्चात प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्लूटोनियम 239 को, जिसकी अर्धायु, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2400 वर्ष होती है। कितनी भाई, इसकी अर्धायु कितनी है, 2400 वर्ष होती है, पृथक कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तीव्र प्रजनक रिएक्टर से अपन क्या बनाते हैं, अति उत्तम जो अपने लिए पदार्थ होता है ईंधन परमाणु भट्टी के लिए, उसका निर्माण किया जाता है। किससे, प्लूटोनियम 239 से। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, हाँ, ये जो प्लूटोनियम 239 प्राप्त होता है उसका क्रांतिक जो आकार है वो यूरेनियम 235 से कम होने के कारण नाभिकीय हथियारों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो ये प्राप्त हो रहा है, इसका जो क्रांतिक आकार है, किसका, प्लूटोनियम 239 का जो क्रांतिक आकार है, यानी टुकड़े का जो आकार है जो अपने परमाणु भट्टी के लिए होना चाहिए, वो यूरेनियम 235 के आकार से, क्रांतिक आकार से छोटा प्राप्त होता है। इसलिए जो भी अपन न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं, जो अपनी सेना के लिए, जैसे ONGC बना रहा है, DRDO बना रहा है, बार्क बना रहा है, तो उसमें अपन किसका यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। तो मान लो अच्छे की बात आ जाए तो अच्छे के लिए दोस्तों अपन किसकी बात करेंगे, प्लूटोनियम 239 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अच्छा जो विखंडनीय पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है दोस्तों, वो है प्लूटोनियम 239। क्या है, प्लूटोनियम 239। और इसको किससे प्राप्त करते हैं, तीव्र प्रजनक न्यूट्रॉनों से, अपन तीव्र प्रजनक रिएक्टर से अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन। किसकी बात कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। कल अपन ने बात भी की थी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, फ्यूजन तो होता है विखंडन, ठीक है। कैसे, कल अपन ने ग्राफ बनाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या में, तो ये ग्राफ ऐसे फ्लक्चुएट होते हुए ऐसे आया था। तो यहाँ जो ये जो हल्के नाभिक हैं इनकी बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, कम है भाई, यहाँ से लेके, यानी A<50 वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा तो क्या है, कम है। तो ये अपनी बंधन ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये यहाँ आना चाहेंगे, कहाँ आना चाहेंगे, बीच में आना चाहेंगे। बीच में एनर्जी कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अपन ने बताया कि संतृप्त 8 मेगा इलेक्ट्रॉन,
तो ये संयुक्त होकर कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो बात क्या बनी कि जैसे ही मान लो यहाँ से दो नाभिक ऊपर जाते हैं और यहाँ आते हैं, तो ये जो गैप है इसके बराबर एनर्जी क्या होगी, मुक्त होगी, और इसके बराबर जो एनर्जी मुक्त होगी वो अपन को नाभिक के संलयन में प्राप्त होगी। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये मान लो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपन को क्या होगी, प्राप्त होगी, मिलेगी। ठीक है, ये बंधन ऊर्जा है, इसको ए से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। ये भाई जो एनर्जी यहां से निकालेंगे यह नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, और जैसे ही इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बंधन ऊर्जा आ जाएगी। इसको अपन क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के या अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, दो या अधिक हल्के नाभिक, दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त, दो या हल्के नाभिक संयुक्त होकर बड़े नाभिकों में परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन होते क्यों है, अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन की अवधारणा, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, परिवर्तन की अवधारणा, परिवर्तन की अवधारणा को नाभिकीय संलयन, अवधारणा को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी ए प्लस बी, कोई दो हल्के नाभिक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सी और क्या बनाते हैं, क्यू ऊर्जा। ठीक है, इसमें जो उत्पाद अपने पास बना है, सी का स्थायित्व है ए व बी के स्थायित्व से अधिक होता है, यानी सी का स्थायित्व है ए तथा बी से ज्यादा होगा। ठीक है, और मास कम होगा, एम ए प्लस एम बी, मास है वो क्या होगा, कम होगा। ये इधर मुंह खुल रहा है, एम सी, यानी सी का स्थायित्व है ए तथा बी से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, तथा एम सी का मास है वो दोनों टुकड़ों के मास से क्या होगा, कम होगा। दोनों टुकड़ों के मास से कम होगा तो यहाँ द्रव्यमान क्षति होगी, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर क्या हो गया, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी। ठीक है, और ये किस में आएगा भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन द्रव्यमान को या तो एमयू से या यू से मेजर करते हैं। तो उत्पन्न ऊर्जा ई, तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, ई, और ये क्या है, डेल्टा एम इंटू 931.5 एम ई वी, लेकिन 0.5 को छोड़ दो एम ई वी, क्योंकि ये द्रव्यमान किस में है, एम यू में है, तो एनर्जी कितनी आ गई 931 एम ई वी और बट्टे ए एम यू, ये हो गई इसकी एनर्जी। ठीक है, हाँ, अब सी की कुल बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ए एवं बी के मानों से क्या होगा, अधिक होता है। यानी अपन ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, सी की कुल बंधन ऊर्जा का मान, सी तो बीच में आएगा, तो सी की कुल बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ए तथा बी के मानों से अधिक होता है या अधिक होगा। ठीक है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर
EC माइनस EA प्लस EB, ये हो गया। जैसे अपन बात करें कि 4 हाइड्रोजन, ये नाभिकीय रिएक्शन की है कि सन की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश अपन को मिल रहा है करोड़ों वर्ष से और करोड़ों वर्ष तक चलेगा, वो किसके कारण है? नाभिकीय संलयन के कारण ही है। और वहां होता क्या है, ये आपको बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन से, 4 हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन से एक हीलियम, एक हीलियम, एक हीलियम, एक हीलियम नाभिक के बनने का समीकरण, हीलियम नाभिक के बनने का समीकरण, ये समीकरण आपको याद रखना है दोस्तों। 4,1H1, ये अपनी जो बुक है उसका लास्ट का इक्वेशन है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल अपन मैं बताऊंगा आपको। तो क्या बनेगा? 2He4, ठीक है, 2He4 निकल गए। 2 पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब है प्लस बीटा 0, पॉजिट्रॉन का मतलब है दोस्तों +1E0, ध्यान रखना। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। प्लस 2 न्यू, 2 न्यूट्रिनो निकल गए और इसमें जो एनर्जी निकलती है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार तो ये एनर्जी ही पूछ लेते हैं कि कितनी निकलती है दोस्तों, तो ये एनर्जी है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको याद रखनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट बातें और क्या हो जाती हैं? प्रति विखंडन। अब अपने पास में 2 चीजें होगी, एक तो नाभिकीय विखंडन हो गया और एक नाभिकीय संलयन हो गया। तो अपन एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? प्रति विखंडन, प्रति विखंडन, प्रति विखंडन मुक्त ऊर्जा, प्रति विखंडन मुक्त ऊर्जा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम प्रति संलयन, प्रति संलयन मुक्त ऊर्जा, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सबको ही पता है, 3rd ईयर में भी अपन पढ़ेंगे ये बात, लेकिन प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का भाग लग गया, ऊर्जा विखंडन में, विखंडन में प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा क्या है भाई? एक यूरेनियम का टुकड़ा टूटता है तो कितनी निकलती है भाई? 200, और बटे प्रति न्यूक्लियन का मतलब MeV, यानी 200 में कितने का भाग लग गया? तो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा विखंडन में कितनी? बराबर 200 बट्टे 235 बराबर कितना? बराबर 0.85 MeV, ठीक है। अब ये तो क्या है? किसके लिए? इसके लिए सही है, लेकिन यहां वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा संलयन में, संलयन में कितनी है? बराबर अभी निकाली अपन ने 26/4 और कितनी भाई? 6 चौक 24, 6 MeV, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कि एक यूरेनियम 235, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा भाई? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कंपैरिजन करें तो प्रति विखंडन में तो क्या है? विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ क्या है? 4 नाभिकों के संलयन में 26 ही है, तो ये तो विखंडन में ज्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, देखो प्रति न्यूक्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है दोस्तों? संलयन में ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, नेक्स्ट बात, नाभिकीय संलयन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन के लिए,
नाभिकीय संलयन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, के लिए आवश्यक शर्तें, नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहले तो शर्त क्या है, उच्च तापक्रम। क्या होना चाहिए, उच्च तापक्रम। उच्च तापक्रम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 की पावर 7 केल्विन। ठीक है, उच्च तापक्रम द्वारा नाभिकों को इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है कि वे विद्युत बलों के विरुद्ध आपस में संलयित हो जाते हैं। यानी उच्च तापक्रम और कितना, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ केल्विन, तभी तो सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है। उच्च तापक्रम अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ द्वारा नाभिकों को इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है, इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है कि वे जितने भी अपने बल लग रहे हैं प्रतिकर्षण के बल, कि वे विद्युत बलों के विरुद्ध आपस में संलयित हो जाते हैं। विद्युत बलों के विरुद्ध क्या हो जाते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं, यानी उसको क्या कर जाते हैं, उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाते हैं। और दूसरा है उच्च दाब। उच्च दाब का मतलब है उच्च घनत्व। उच्च दाब और क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च घनत्व होना चाहिए। क्या होगा, उच्च दाब के कारण नाभिकों में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे संलयन की प्रायिकता भी बढ़ जाती है। उच्च दाब से नाभिकों में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे नाभिकों के संलयित होने की प्रायिकता, नाभिकों के संलयित होने की प्रायिकता भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रायिकता भी बढ़ जाएगी। संलयन के लिए जो प्रयुक्त जो कंडीशंस हैं, ये दोनों जो कंडीशन है ये कहाँ पाई जाती हैं, सूर्य और तारा। यानी अपन नाभिक के संलयन के लिए एग्जाम्पल लें तो सूर्य तथा तारों की ऊर्जा, ये दोनों कंडीशन वहां पाई जाती हैं। तो सूर्य तथा तारों की जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। किसके कारण, नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन के कारण इनकी ऊर्जा है। किसके कारण है, नाभिकीय संलयन की ऊर्जा इसके कारण है। इनमें हाइड्रोजन है। सूर्य और तारों में खास बात है हाइड्रोजन किस अवस्था में, प्लाज्मा। किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था क्या है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। प्लाज्मा को क्या कहते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। अब कोई बोले कि चतुर्थ अवस्था क्या है, वह अवस्था जिसमें पदार्थों के आयन प्रेजेंट हो, जिसमें पदार्थों के आयनिक अवस्था में हो, वह अवस्था जिसमें पदार्थों के आयन उपस्थित हो, उसे अपन कौन सी अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। और उसमें उसके प्रोटॉन आपस में संलयित होकर हीलियम के नाभिक का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। तो सूर्य तथा तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण, और नाभिकीय सूर्य और तारों में हाइड्रोजन है वो किस अवस्था में, आयनित अवस्था में पाया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, यानी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है पदार्थ। और ये है कि इसमें पदार्थ है वो आयनों के अवस्था रूप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब अपन एक छोटी सी बात और बच गई, बाद में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का जो एक पोर्शन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी से जस्ट पहले का, वो पूरा हो गया। ठीक है, युग्म उत्पादन
एवं युग्म विनाश। युग्म उत्पादन का मतलब है युग्म में दो चीज उत्पन्न होती हो। कैसे? जैसे कि युग्म उत्पादन की बात कर रहे हैं पहले। युग्म उत्पादन का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन साथ में उत्पादन, ठीक है। और विनाश का मतलब ये साथ में क्या हो जाए, एनिहिलेट हो जाए। तो अपन क्या कहें कि जब गामा फोटोन की ऊर्जा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा केवल किसकी बात कर रहे हैं, युग्म उत्पादन की बात करें कि ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक होती है तब नाभिकीय क्रिया में इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होते हैं। तब नाभिकीय क्रिया में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। पॉजिट्रॉन है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, अर्थात उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, उसका चक्रण भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के चक्रण, सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। अभी तक केवल और केवल यही एंटी पार्टिकल ऐसा है जो डिस्कवर है। बाकी लोग कहते हैं कि एवरी पार्टिकल हैव इट्स एंटी पार्टिकल, कि हर कण का अपना प्रतिकण है। जैसे x कोई कण है तो इसका प्रतिकण x बार, जैसे p प्रोटॉन है तो इसका प्रतिकण p बार, n यदि न्यूट्रॉन है तो इसका प्रतिकण n बार। हर पार्टिकल का अपना प्रतिकण है, लेकिन डिस्कवर्ड केवल और केवल कौन सा है, पॉजिट्रॉन ही है, ठीक है। तो जब गामा फोटोन की ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक होती है तब नाभिकीय क्रिया में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन। क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन। इलेक्ट्रॉन या E+ यानी पॉजिट्रॉन के विराम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के विराम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी है, वही ये अपन जानते हैं, कितनी है, 0.51 MeV, 0.51 MeV। दो उत्पन्न हो रहे हैं, युग्म है, युग्म यानी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, ऐसे युग्म, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, के विराम द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा, दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 1.02 MeV। तो जो गामा है जो इनको उत्पन्न करेगा उसकी ऊर्जा क्या चाहिए, इस ऊर्जा से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में। तीसरा पॉइंट क्या है, युग्म उत्पादन के लिए, युग्म उत्पादन के लिए आपतित फोटोन की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा वेरी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1.02 MeV, ये होना ही चाहिए। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अपनी यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां भी ये पूछा गया है, ठीक है। यदि फोटोन की ऊर्जा 1.02 MeV से ज्यादा हो, से अधिक होती है तो अतिरिक्त ऊर्जा कौन सी, Ehν माइनस 1.02 MeV, अतिरिक्त ऊर्जा प्रत्येक कण को लगभग, प्रत्येक कण का मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को लगभग समान मात्रा में
लगभग प्रत्येक कण को लगभग समान मात्रा में गतिज ऊर्जा के रूप में विभाजित ऊर्जा के रूप में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपन इसको कर सकते हैं कि 2 का भाग दे दो इसमें, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर ई फोटोन, गतिज ऊर्जा है, ई फोटोन माइनस 1.02 बटे 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी MeV। इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी बहुत बार नेट में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि E इज लेस देन 1.02 MeV तो क्या नहीं होगा, युग्म उत्पन्न नहीं होगा, युग्म उत्पन्न नहीं होगा। युग्म उत्पन्न होने का मतलब है ना तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा ना पॉजिट्रॉन उत्पन्न होगा, होंगे नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये कंसेप्ट किसकी है, युग्म उत्पादन की। तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की जितनी है उतनी पॉजिट्रॉन की होती है, क्योंकि दोनों का मास क्या है, समान है, मैंने अभी बताया। तो ये तो इतनी तो इन दोनों की होगी, तो फोटोन की ऊर्जा या तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो समान रूप से किस में, EPH माइनस 1.02 और 2, और ये क्या किस में प्रेक्षित होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन में आदि आदि डिवाइड हो जाती है। और यदि ऐसा है तो क्या नहीं होगा, युग्म का उत्पादन ही नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और युग्म विनाश की जब अपन बात करते हैं दोस्तों तो 2 फोटोन निकलते हैं। कैसे कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है प्लस ये पॉजिट्रॉन है, तो क्या निकलेंगे, गामा प्लस गामा, 2 गामा निकलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और पॉजिट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। तो इस गामा को मान लो सपोज एक गामा नीचे की तरफ चला गया, तो दूसरे गामा को किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी तो PF बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम का मान भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो अपन ये कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को वैध कराने के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है और ये कभी क्या नहीं हो सकते, इनएडिक्वेट नहीं हो सकते, डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक गामा की जगह 2 गामा को प्रोड्यूस करता है। तो क्यों 2 गामा प्रोड्यूस होते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को वैध करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, एवं केवल ऊर्जा 2 गामा फोटोनों के रूप में मुक्त होती है, एक दूसरे में संयुक्त होते हैं और 2 गामा निकलते हैं। किसके कारण, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को वैलिड करवाने के लिए, ठीक है। और एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों कि न्यूट्रॉन हमेशा अस्थायी है, याद रखना आप बात, न्यूट्रॉन अस्थायी है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 सेकंड या 16.5 मिनट, ये याद रखना। मान लो आ जाए निम्न में से स्थायी है तो न्यूट्रॉन अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन स्थायी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन से कम मास के पार्टिकल संभव है, न्यूट्रॉन से भी कम मास के पार्टिकल संभव है। तो जब भी कोई पार्टिकल टूटेगा तो अपने से कम मास के पार्टिकलों में टूटेगा, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन से कम द्रव्यमान का पार्टिकल अपने पास में मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में स्थायी जो पार्टिकल है दोस्तों वो कौन सा है, स्थायी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और प्रोटॉन भी क्या है, अस्थायी है, जबकि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्या है, स्थायी पार्टिकल है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आते हैं, बच्चे कभी तो किसको लगाते हैं, कभी किसको लगाते हैं। और खास बात क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तो क्वार्क स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मेसोन, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेसोन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की क्वार्क स्ट्रक्चर भी नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल संभव ही नहीं है। कौन सा, न्यूट्रिनो।
लेकिन न्यूट्रिनो तो मौजूद ही नहीं है। न्यूट्रिनो तो जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर आ जाता है, बाकी मौजूद ही नहीं। समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में स्थायी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो इस हिसाब से इस चैप्टर का एक पोर्शन अपना पूरा हो गया। ठीक है, अब अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, बाकी तो अपन चैप्टर खत्म होने के बाद में करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में, एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 0.05% द्रव्यमान का ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है। तो 1 किग्रा संलयन कराने में, तो 1 केजी 1 किग्रा संलयन कराने में उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है, एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 0.05% द्रव्यमान का ह्रास होता है, द्रव्यमान क्षति है। तो 1 केजी संलयन कराने में उत्पन्न कितने होगी? तो देखो, द्रव्यमान क्षति कितनी है? द्रव्यमान क्षति है दोस्तों डेल्टा एम बराबर कितना दे रखा है? 0.05%। किसकी? द्रव्यमान का ह्रास होता है तो 1 केजी, यानी 1 केजी में इतने का ह्रास होता है। तो ये क्या हो गया? ऑफ 1 केजी। ठीक है, और इसको अपन क्या, परसेंटेज को जैसे ही मिटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 0.05 बटे 100 किग्रा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किग्रा हो जाएगा। और इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर 4 -4 किग्रा। ठीक है, एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 0.05% द्रव्यमान का ह्रास होता है। तो 1 केजी संलयन कराने में, भाई 1 केजी संलयन में इतना ह्रास हो जाएगा, 0.05% ऑफ 1 केजी। ठीक है, अब उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 1 केजी के इक्विवेलेंट एनर्जी चाहिए अपन को पहले तो, ये तो मास आ गया अपने पास में। तो 1 केजी के इक्विवेलेंट ऊर्जा चाहिए, डेल्टा एम इक्वल्स टू mc², 1 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर बराबर जूल बराबर 9 गुणा 10 की पावर 16। 1 केजी के बराबर इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है? इतनी। और ये कितना केजी है? ये। तो अपन क्या, उत्पन्न ऊष्मा डेल्टा mc² बराबर कितना हो गया भाई? 5 गुणा 10 की पावर -4 गुणा, यही हो गया 9 3 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। जैसे इसको सोल्व करेंगे, 9 5 45 और 4 पावर इसमें से चलेगी, तो गुणा 10 की पावर कितनी होगी? 12 जूल। तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो क्या, 1 केजी की इक्विवेलेंट एनर्जी, ये भी बहुत बार आया है, और एक ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी पढ़ता था तब कंफ्यूज होता था। क्या है? 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से 1 ग्राम, बात किसके? 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, अपन जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? सॉल्यूशन। यूरेनियम 235 के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या
बराबर Na अवोगाद्रो नंबर बटे 235। ठीक है, ये बात आपको चाहे यूरेनियम का हो चाहे किसी का भी हो, ये आपको लाइन रटनी है। यूरेनियम 235 के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या बराबर Na बटे 235। ऐसे ही मान लो प्लूटोनियम आ जाए तो प्लूटोनियम 239 के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या Na बटे 239। ऐसे कार्बन आ जाए तो कार्बन 12 के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या बराबर Na बटे 12। ऑक्सीजन आ जाए तो ऐसे अपन को याद रखना है। अब एक ग्राम में परमाणु की संख्या इतनी आ गई, और 1 ग्राम विखंडन से प्राप्त ऊर्जा आपको पता ही है कितनी होती है, 200 MeV। अतः मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? अतः मुक्त ऊर्जा बराबर Na बटा 235 गुणा 200 MeV। कितनी होगी भाई? गुणा 235 MeV। सोल्व कर लो। 6.02 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 200 बटे 235, और ये किस में आ जाएगा? MeV, 200 MeV। और इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर 23 MeV। कितनी आ जाएगी? 5 गुणा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इसको ऐसे का ऐसा पढ़ा रहने दो, तो 5 गुणा 10 की पावर 23 MeV आ जाएगा। ठीक है, जूल में इसको करें अपन तो देखो 5 गुणा 10 की पावर 23 गुणा मेगा 10 की पावर 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये क्या आ जाएगा? जूल। मेगा में तो यही होता है, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 10 जूल। 8 गुणा 10 की पावर 10 जूल। ठीक है, और KWH, क्योंकि KWH भी किसका मात्रक है? एनर्जी का ही मात्रक है। तो KWH जैसे इसको अपन क्लियर करेंगे तो 8 गुणा 10 की पावर 10 में किसका भाग देंगे? 3.6 गुणा 10 की पावर 6। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 KWH। ये अपनी 3rd ईयर की बुक में एग्जाम्पल है दोस्तों, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2.22 गुणा 10 की पावर 4 KWH, किलोवाट घंटा। ठीक है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 कहां से आया? 1 KWH। देख लो, चाहे 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 गुणा W का मतलब W, H का मतलब दोस्तों 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको सोल्व करो तो देखो 3.6 गुणा 10 की पावर 2 3 5। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो क्या हो गया? 10 की पावर 6 जूल। तो 1 KWH बराबर कितना आ गया? 3.6 गुणा 10 की पावर 6। तो कितनी चीजें होंगी? एक, ये तो पहले वाले में 1 केजी द्रव्यमान की इक्विवेलेंट एनर्जी। इसमें क्या है कि 1 ग्राम यूरेनियम, तो ये लाइन आपको याद रखनी है हर क्वेश्चन के लिए। 1 यूरेनियम 1 ग्राम में परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या बटे इसका परमाणु संख्या, यूरेनियम 235 आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे हैं दोनों क्वेश्चन। यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 रिएक्टर के लिए निर्गत शक्ति क्या होगी यदि यह ईंधन की 2 किग्रा मात्रा का उपयोग 30 दिन में करता है। उपयोग 30 दिन में करता है, और प्रत्येक विखंडन से, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और प्रत्येक विखंडन से 185 MeV उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 92 यूरेनियम 235 रिएक्टर के लिए निर्गत शक्ति क्या होगी?
अपन को क्या निकालना है, निर्गत शक्ति निकालनी है। यदि ये ईंधन की 2 किग्रा मात्रा का उपयोग 2 किग्रा का उपयोग 30 दिन में करता है, 2 किग्रा मात्रा का उपयोग कितने दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। और प्रत्येक विखंडन से 185 MeV उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अभी अपन ने एक जो जस्ट इससे पहले में लिखा है कि यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 के 2 kg, वहाँ कितना क्या था, 1 ग्राम, तो ये 2000 ग्राम हो गया दोस्तों। 1 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या, तो 2 kg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो गया भाई, Na/235 और गुणा 2000 ग्राम। इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 kg को 2000 ग्राम में कर लिया। तो यहाँ तो Na बटा क्या था, 235 कितने से गुणा था, 1 से था, और ये 2000 ग्राम से गुणा हो गया। तो इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या होगा, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 3 बट्टे 235। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो अपन ये आ जाएगा 5.12 गुणा 10 की पावर 24, कितनी आ जाएगी, 5.12 गुणा 10 की पावर 24, ठीक है। परमाणु की संख्या कितनी होगी, 5.12 गुणा 10 की पावर 24 होगी। और एक विखंडन से, देखो प्रत्येक विखंडन से इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो इतने परमाणु से कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी भाई, बहुत सिंपल हो गया। और 30 दिन की बात और कर रहे हैं, अतः है 30 दिन में मुक्त ऊर्जा बराबर क्या होगी भाई, 30 दिन में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, 5.12 गुणा 10 की पावर 24 गुणा 185 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बराबर इसको अपन सोल्व करें तो 1.51 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 14 जूल, जूल में निकालेंगे इसको, ठीक है भाई। अब प्रति सेकंड मुक्त ऊर्जा, प्रति सेकंड मुक्त ऊर्जा बराबर, ये तो जूल आ गई, और अब वाट में इसको चेंज करना है तो P बराबर क्या होगा, W/T। तो 30 दिन में कितना टाइम लगा भाई इसको, तो वही आ जाएगा, तो 1.51 गुणा 10 की पावर 14 जूल बटे दिन कितने, 30। एक दिन में घंटे कितने, 24, एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो प्रति सेकंड मुक्त ऊर्जा आ गई है। और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे दोस्तों तो 58.4 के मेगावाट MW आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जोरदार है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये तो क्या हो गए, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन हो गए। ये 3 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से करने का मतलब रट लेते हो, तो बाकी रिएक्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारोगे आप, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बंधन ऊर्जा पे रिलेटेड है। तो बंधन ऊर्जा आपको आती है, बंधन ऊर्जा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दे रखा है, निम्न आंकड़ों की सहायता से, निम्न आंकड़ों की सहायता से, निम्न आंकड़ों की सहायता से नाइट्रोजन नाभिक, नाइट्रोजन नाभिक, निम्न आंकड़ों की सहायता से नाइट्रोजन नाभिक 7 नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, कि बंधन ऊर्जा MeV में, MeV में क्या होगी ये अपन को बताना है, ठीक है भाई। बंधन ऊर्जा अपन को निकालनी है। तो देखो दोस्तों यहां से अपन देखें, आंकड़े अपन को क्या दे रखे हैं, MH दे रखा है अपन को कितना, 1.00783 U, प्रोटॉन का मास दे रखा है, और वो अपन जानते हैं 727। मास ऑफ न्यूट्रॉन अपन को दे रखा है 1.00,
867 U और मास ऑफ N दे रखा है, नाइट्रोजन नाभिक का द्रव्यमान है 14.00307। ठीक है। अब कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि कौन से कौन सा घटाना है, तो आप ये याद रखोगे कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, फिर समझ जाओगे। तो यहां से इसमें देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई 7, देख लो। तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 7 गुणा 1.00734, 7 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 MP। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है भाई 7, 14 में से 7 के 7, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 7 गुणा 1.00867 U। ठीक है। और इन दोनों का यानी डेल्टा M बराबर कितना होगा, द्रव्यमान शक्ति हो गया अपने पास में ZMP प्लस A माइनस ZMN और माइनस MN नाभिक का द्रव्यमान बराबर 7 गुणा 1.00783 प्लस 7 गुणा 1.00867 और माइनस कितना, ये रहा 14.00307 U। जैसे ही इनको गुणा करके अपन सोल्व करेंगे तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.11243 U। U का मतलब क्या है, AMU से। और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी अपन क्या जानते हैं, चूंकि एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, एक MU के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है दोस्तों, 231.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अप्रोक्सीमेट इसको अपन कितना करते हैं 931, केवल 0.5 को छोड़ देते हैं। तो इतना द्रव्यमान है तो इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर 0.11243 गुणा 931 MeV। ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी, बराबर इसको आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 104.67 MeV। कितना आ जाएगा, 104.67 MeV। आपको ये क्वेश्चन करने हैं, समझ गए बात को। अब दोस्तों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और यदि आपने मेरा लेक्चर ढंग से लिया है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके सामने। देखो एक ऐसा ग्राफ बनाया हुआ दे रखा है, ऐसा ग्राफ है, यहाँ एक छोटा सा फ्लक्चुएशन है और फिर यहाँ छोटा सा है, फिर ऐसे। ठीक है। इसमें ये A दे रखा है, ये C दे रखा है, ये B दे रखा है। ठीक है। और ये पॉइंट है P, ये ऊपर थोड़ा सा Q, ये R। ठीक है। और कोई पॉइंट अपन को नहीं दे रखा। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। और ये क्या है भाई, द्रव्यमान संख्या A। क्वेश्चन में पूछा है बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए। ये क्वेश्चन में क्या है, बंधन ऊर्जा के आधार पर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय विखंडन तथा संलयन को समझाइए। ठीक है, समझाइए। ये 2 ही मिनट को काम है। विखंडन में देखो, विखंडन है, विखंडन तो भारी नाभिक होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, तो A टूटेगा किसमें, B और C में टूटेगा। A टूटकर यहां आने की कोशिश करेगा तभी तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा, देखो A की नाभिकीय बंधन ऊर्जा तो इतनी और B और C की नाभिकीय बंधन ऊर्जा इतनी, तो इतना अंतर आ गया। इतना अंतर अपन को एनर्जी के रूप में मिलेगा। तो सीधी सी बात क्या है, विखंडन तो क्या हो गया, विखंडन हो गया A किस में टूटेगा, B तथा C में टूटेगा। A किस में टूटेगा, B तथा C में टूटेगा। ये तो क्या है, विखंडन। और संलयन क्या है, P तथा Q संलयित होकर R बना देंगे। ठीक है। और R इसके साथ में और संलयित होकर P तथा Q संलयित होकर क्या बना देंगे, R बना देंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और दोनों स्थितियों में कुल बंधन ऊर्जा बढ़ती है जिससे ऊर्जा निर्गत होती है। यहां भी देख लो, ये ऊर्जा कम है, ये ऊर्जा ज्यादा है,
तो यहाँ भी एनर्जी अपन को मिलेगी और यहाँ भी एनर्जी मिलेगी। तो विखंडन तो क्या है, ए टूटेगा बी और सी में, और संलयन क्या है, Q प्लस P किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, R में। तो ये क्या हो गया, संलयन, और ये क्या हो गया दोस्तों, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ऐसी मुख्य विशेषताएं लिखी हैं जिनमें नाभिक केवल कूलाम बल से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, विशेषता है नाभिक केवल की, अच्छा क्वेश्चन है, नाभिक केवल की, और इधर है दोस्तों कूलाम बल। इसमें 2-3 चीजें आपको लिखने से क्लियर हो जाएंगी। कूलाम बल कोई 3 लिखनी है, अपन बहुत सारी लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, अल्प प्रास, इसकी प्रास कितनी होती है, अल्प प्रास। जबकि कूलाम बल क्या है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। R टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब जाके F टेंस टू 0 होगा, यानी इसकी प्रास क्या है, अधिक प्रास, अधिक प्रास। कैसे है, मैं लिख देता हूं, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब है R टेंस टू इन्फिनिटी देन F टेंस टू 0। तो प्रास क्या होगी दोस्तों, अधिक प्रास होगी। अनंत का मतलब अधिक प्रास। नंबर दूसरी, केंद्रीय बल नहीं है, जो नाभिकीय फोर्स है वो केंद्र यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये तो दूरी पर निर्भर कर रहा है, यानी ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल नहीं, ये क्या है, केंद्रीय बल है। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरी बात क्या है, चक्रण पर निर्भर, अपन ने डिस्कस किया था, चक्रण पर निर्भर करता है, जबकि इसके बारे में पता ही नहीं है, यानी अपन कह सकते हैं चक्रण पर निर्भर नहीं। क्या नहीं करता है, चक्रण पर निर्भर नहीं करता। चौथा क्या है भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, बल का मान समान, बल का क्या मान समान है, यानी आवेश पर निर्भर, आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। जबकि ये क्या करता है, आवेश पर निर्भर ही कर रहे हैं, आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। और ये क्या है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, जबकि ये इसकी तुलना में क्या है, क्षीण बल है, इसकी तुलना में क्षीण बल, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण बल से तो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में ये दोस्तों क्या है, क्षीण बल है। इस हिसाब से अपन को करना है। दोस्तों 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 500 किलोवोल्ट, अच्छा है, 500 किलोवोल्ट 500 केवी के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है 500 किलोवोल्ट से त्वरित करवा रहे हैं इसको। ठीक है, अब 500 किलोवोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि, द्रव्यमान में कितनी है, तो देखो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है भाई, बराबर 500, इसमें ई नहीं है तो ई अपने अपनी तरफ से लगा दिया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये एनर्जी किसकी कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन की 500 किलो वोल्ट से है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये त्वरित हो गया, ये क्या हो गई गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी यानी स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा
कितनी होती है 511 keV। m करेंगे तो 3 बिंदी इधर लगा देंगे, 0.000511 MeV होती है। तो keV में पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया, 0। ठीक है भाई। तो कुल ऊर्जा यानी mc² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये होता है रिलेटिविस्टिक के लिए। तो ये क्या होगी, कुल ऊर्जा कितनी होगी 511 प्लस 500 keV बराबर कितनी होगी भाई, दोनों जुड़ गई। तो द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि, अतः अच्छा क्वेश्चन है द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि बराबर m, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि तो डायनेमिक है जब वो मूव कर रहा है, तो m माइनस m0 बटे m0 और गुणा 100, m माइनस m0 बटे m0 गुणा 100। ठीक है, तो कितनी आ गई भाई दोस्तों, बराबर m माइनस m0, m माइनस m0, m माइनस m0 स्क्वायर, m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो m माइनस m0 कितनी 500 बटे 511 और गुणा 100। m तो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। कुल तो 500 कितना होगा 1011 होगा, ठीक है। इसमें से कितनी घटा देंगे m0 यानी 511 घटा देंगे, ये रही। अरे भैया कंफ्यूज मत हो, बराबर 1011 माइनस 511 बटे 511 गुणा 100 जना ए बचगा 500 बटे 511 गुणा 100 और इन सोल्व कर लेगा जना 97.8% उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आ गया तो आप, आधे बच्चे तो ऐसा समझेंगे कि 12वीं का लेवल है, आधे बच्चे समझेंगे कि ना ये यूजी का लेवल है, ठीक है, और आधे बच्चे समझेंगे ये पीजी का लेवल है। तो ये क्वेश्चन आपके यूजी पीजी के सबके हिसाब से अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे उसके लिए भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लग रही है उसी की लग रही, रिलेटिव थ्योरी की कंसेप्ट लग रही है इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी अपन को अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चनों को, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। उसको पढ़ने के बाद में अपन पूरी एक क्लास और अपन न्यूमेरिकलों की चलाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।